हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि 5 फरवरी 2026 को अपने हिंदी भाषा कौशल का एग्ज़ाम है। तो एक कमेंट आया था कि क्या हिंदी भाषा कौशल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, तो उसके लिए आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स देखने होंगे, क्योंकि हर बार सेमेस्टर सिस्टम नहीं होता है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन इस बार सेमेस्टर सिस्टम हो गया है, प्लस अपनी जो 1 वीक है उसमें आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बताए गए हैं। तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी एक बार पढ़ लेना। और वर्णनात्मक प्रश्नों के लिए मैं आज बुक का वीडियो लेके आई हूँ, जिससे आपके वर्णनात्मक क्वेश्चन जो डिस्क्राइबेबल क्वेश्चंस हैं वो तैयार हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इकाई 1, हिंदी भाषा का स्वरूप एवं विकास। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? पहले उद्देश्य पढ़ेंगे, फिर प्रस्तावना, फिर हिंदी भाषा का स्वरूप एवं विकास। उसके अंतर्गत हम हिंदी भाषा का आदिकाल पढ़ेंगे, हिंदी भाषा का मध्यकाल पढ़ेंगे व हिंदी भाषा का आधुनिक काल भी पढ़ेंगे। हिंदी भाषा के आधुनिक काल में क्या आएगा? 19वीं शताब्दी से पूर्व की खड़ी बोली हिंदी की विकास यात्रा। ख 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली हिंदी का विकास। और ग 20वीं शताब्दी में खड़ी बोली हिंदी का विकास। उसके बाद हम सारांश पढ़ेंगे। हमने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा उस सब का पूरा सारांश आ जाएगा। उसके बाद शब्दावली, फिर उससे संबंधित जो ग्रंथ होंगे उनका नाम, फिर बोध प्रश्न और उनके उत्तर, और लास्ट में अभ्यास प्रश्न जो कि आपको स्वयं सॉल्व करने हैं। आप खुद सॉल्व करेंगे तो आपको प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उद्देश्य देखते हैं। इस इकाई में हिंदी भाषा के विकास का वर्णन है। इस इकाई को पढ़कर आप अपभ्रंश के बाद हिंदी के विकास का वर्णन कर सकेंगे। खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक रूप का परिचय दे सकेंगे। दक्कनी हिंदी या दक्षिणी के विकास क्रम का वर्णन कर सकेंगे। आधुनिक काल में खड़ी बोली के विकास का वर्णन कर सकेंगे। वह देश की भाषा के रूप में हिंदी की स्थिति का वर्णन कर सकेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्रस्तावना। वैसे आज की इकाई में हम जो भी पढ़ेंगे वो मैंने आपकी हेल्प बुक अर्थात 1 वीक का भी मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है। उसमें आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो भी बता दिए गए हैं। अगर आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, पर पॉइंट को पढ़ना चाहते हैं, तो आप बुक से पढ़िए। और अगर आप यही है कि आपके एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए आप 1 वीक के वीडियो देखिए, जिसमें सभी इम्पोर्टेंट और पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले प्रश्न और इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए गए हैं। तो अभी तो हम यही देखते हैं बुक। प्रस्तावना। इस इकाई में आप पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं के उद्भव व विकास को पढ़ चुके हैं। ईसा की 10वीं शताब्दी तक अपभ्रंश के सभी रूपों का अंत हो जाता है। देश के अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर इन अपभ्रंशों को पुकारा जाता था। उत्तर भारत के शूरसेन प्रांत की अपभ्रंश शोरसेनी अपभ्रंश कहलाती थी। इसी अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ है। ईसा की 11वीं शताब्दी से आज तक का 1000 सालों का समृद्ध इतिहास इस भाषा के पास है। हिंदी की इस विकास यात्रा में आए प्रमुख परिवर्तनों को हम इस इकाई में पढ़ेंगे। अपभ्रंश से निकले हिंदी के प्रारंभिक स्वरूप में प्राकृत, पाली और अपभ्रंश के शब्दों की भरमार रही है। विकास के आगामी वर्षों में हिंदी ने इस शब्दावली से मुक्ति प्राप्त कर ली। अब हिंदी में अवधी, ब्रज, मैथिली, मगही, राजस्थानी आदि बोलियों के शब्दों का प्रयोग होने लगा। हिंदी के स्वतंत्र अस्तित्व में आने के 200 वर्ष बाद
भारत में मुस्लिम शासकों का साम्राज्य प्रारंभ होता है। सुल्तानों एवं मुगलों का यह काल 650 वर्षों का रहा। इस काल में हिंदी की शब्दावली में अरबी फारसी के शब्दों की भरमार रही। इसी काल में अरबी फारसी के शब्दों से युक्त हिंदी की एक शैली उर्दू अस्तित्व में आई। लिपि का भेद होने के कारण कुछ लोग इसे अलग भाषा मानने लगे। मुगलों ने हिंदी का व्यवहार अपने राजकाज, सामान्य प्रशासन एवं स्थानीय नागरिकों के से संवाद स्थापित करने के लिए किया था। मुगल शासकों ने जब साम्राज्य को दक्षिण भारत तक विस्तारित किया, तब दक्षिण भारत के प्रांतों के संपर्क में आने पर हिंदी का नवीन रूप सामने आया, जो दक्षिणी हिंदी कहलाया। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद हिंदी का एक परिष्कृत रूप सामने आया, जिसे खड़ी बोली कहा जाता है। इसको हिंदुस्तानी, सर हिंदी और कौरवी आदि नामों से भी पुकारा जाता है। आज की साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली में लिखी जा रही है। शोरसेनी अपभ्रंश से स्वतंत्र भाषा बनने से लेकर साहित्यिक हिंदी, राष्ट्रभाषा हिंदी, राजभाषा हिंदी और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी बनने तक के सफर का अध्ययन कर इस इकाई में करेंगे। हिंदी भाषा का स्वरूप एवं विकास। हिंदी हिंदुस्तान की भाषा का नाम है। प्रारंभ में हिंदी शब्द का अर्थ हिंदुस्तान के निवासियों के लिए प्रयोग होता था। बाद में यह हिंदुस्तान के निवासियों की भाषा के अर्थ में रूढ़ हो गया। वर्तमान में हिंदी का अर्थ खड़ी बोली में लिखी जाने वाली भाषा, जो भारत के अधिकांश नागरिकों द्वारा बोली और समझी जाती है। संविधान में इसे राजभाषा का सम्मान प्राप्त है। हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। फारस के यात्रियों का सबसे पहला परिचय भारत के सिंध प्रांत से हुआ। सिंध शब्द फारसी उच्चारण हिंद होता है। फारसी भाषा से स्व ध्वनि का ह और ध ध्वनि का द बन जाता है। यह परिवर्तन इस भाषा की प्रवृत्ति के अनुसार होता है। इस प्रकार से फारस के यात्रियों द्वारा दिया गया नाम हिंद चल पड़ा और भारत का एक नाम हिंद हो गया। हिंद के निवासी कहलाए हिंद, और आगामी शताब्दियों में हिंद शब्द यहाँ के निवासियों की भाषा के अर्थ में प्रयोग होने लगा। हिंदी का अर्थ अलग अलग कालों में अलग अलग होता रहा है। 6ठी शताब्दी में हिंदी का अर्थ संस्कृत लिया गया। 13वीं शताब्दी में इसका अर्थ अपभ्रंश से विकसित भाषाओं के लिए लिया गया। कई शताब्दियों तक भाषा और हिंदी दोनों शब्द पर्यायवाची के रूप में प्रयोग होते रहे हैं। उत्तर भारत में भाषा का अर्थ वर्तमान खड़ी बोली हिंदी से ही है। इस प्रकार हिंदी शब्द का अर्थ काल क्रमानुसार बदलता रहा है। वर्तमान समय में प्रचलित इसका अर्थ खड़ी बोली में लिखित भाषा इसका नवीनतम अर्थ है। हिंदी के स्वरूप विश्लेषण के क्रम में इसके लिए प्रयुक्त अन्य नाम भी सामने आए हैं, जैसे भाखा, हिंदवी, दक्षिणी, हिंदुस्तानी, दहलवी, रेख्ता, उर्दू, खड़ी बोली आदि। भाषा भारत के जनसाधारण द्वारा प्रयोग की जाने वाली जनभाषा। यह शब्द हिंदी के लिए रूढ़ हो गया। हिंदवी भारत की लोक भाषा में जब अरबी, फारसी, तुर्की के शब्दों का प्रयोग होने लगा, तब उसे हिंदवी कहा जाने लगा। दक्षिणी दक्षिण भारत की जनभाषा के साथ अरबी, फारसी, तुर्की के संयोग से बनी भाषा दक्षिणी उत्तर भारत में जिसे हिंदवी कहा गया, दक्षिण भारत में वह दक्षिणी कहलाई। हिंदुस्तानी भारत की जनभाषा जो सभी क्षेत्रों के निवासियों द्वारा प्रयोग की जाती है। इसमें संस्कृत, अरबी, फारसी, तुर्की, लोक भाषाएं आदि के शब्दों का मिश्रण होता था। दहलवी दिल्ली प्रदेश की जनभाषा दहलवी कहलाए। दिल्ली हिंदी का मुख्य केंद्र रही है। रेख्ता एक मिश्रित भाषा रूप जिसका प्रयोग मुसलमान करते थे। हिंदी और अरबी फारसी के मिश्रण से इसका निर्माण हुआ।
मुस्लिम महिलाओं द्वारा प्रयुक्त रेख्ती कहलाती थी। उर्दू रेख्ता की तरह एक मिश्रित भाषा रूप है। हिंदी के ढांचे पर अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग किया जाता था। वर्तमान में यह देवनागरी और अरबी दोनों लिपियों में लिखी जाती। खड़ी बोली दिल्ली और मेरठ के क्षेत्र में दिल्ली और मेरठ की क्षेत्र की बोली जो आगे चलकर साहित्यिक हिंदी का आधार बनी, वह खड़ी बोली कहलाई। हिंदी के विविध रूपों में खड़ी बोली का विशिष्ट स्थान है। हिंदी शब्द अब भारत की प्रमुख भाषा के लिए पूर्ण रूप से रूढ़ हो चुका है। यह भाषा भारत के अधिकांश नागरिकों द्वारा बोली, समझी और पढ़ी जाती है, जो भारत की राजभाषा है। अब यह अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाओं में शामिल होने जा रही है। बढ़ते हैं आगे। हिंदी भाषा के काल। हिंदी भाषा के विकास को 3 कालखंडों में विभक्त किया जाता है। पहला हिंदी का आदिकाल, जो कि 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक था। हिंदी भाषा का मध्यकाल 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक था। हिंदी भाषा का आधुनिक काल, जो कि 1800 ईस्वी से आज तक है। हिंदी भाषा के स्वरूप को समझने के लिए हमारे सामने हिंदी का विपुल साहित्यिक भंडार है। इस साहित्य के आधार पर हिंदी भाषा के विकास के प्रमुख कालखंडों का विवेचन करना होगा। इन कालखंडों के साहित्य के आधार पर ही भाषा विकास की कहानी लिखी जाएगी। हिंदी भाषा का आदिकाल 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक। हिंदी का आदिकाल मिश्रित के उद्भव का काल है। हिंदी भाषा का आदिकाल 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक माना जाता है। इस काल से पूर्व की साहित्यिक कृतियों से इस काल को कुछ पीछे तक मानना होगा। सहरपात के दोहा कोश से लेकर गोरखनाथ की गोरखबानी तक की भाषा भी हिंदी के प्रारंभिक स्वरूप के निर्माण की सहयोगी है। किसी भी लोक भाषा को साहित्यिक भाषा बनने में कुछ वर्षों का समय लगता है। अतः बोलचाल की हिंदी और साहित्यिक हिंदी दोनों का उद्भव एक साथ होना असंभव है। हिंदी जब अपभ्रंश से अलग होकर स्वतंत्र भाषा बनी, तब वह एक लोक भाषा ही थी। उसका साहित्यिक रूप तो कई वर्षों बाद सामने आया। हिंदी जब तक लोक भाषा रही, उस समय के प्रमाण मिलना असंभव है। अतः हमें हिंदी के आदिकाल को समझने के लिए प्रारंभिक साहित्यिक प्रमाणों का सहारा लेना होगा। सर्वप्रथम सिद्धि नाथों और जैन मुनियों द्वारा रचित दोहे व चौपाइयाँ प्राप्त होते हैं। इन पदों में धार्मिक, सांप्रदायिक एवं समाज सुधार के विचार प्रस्तुत किए गए हैं। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य लोक भाषा में रचा, वही हिंदी के आदिकाल के सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आता है। सहरपा से सिद्ध साहित्य आरंभ होता है। शबरपा, लुइपा, डोम्भिया, कहनपा आदि प्रमुख सिद्ध कवि हुए हैं। आदिकालीन हिंदी भाषा के प्रमाण के रूप में सिद्धों की कविता को देखा जा सकता है। जिम वाहिद मी अबभंतरु 14 भव्यो थियहु निरंतरु सरहपा उच्चा उच्चा पर्वत तही बसई सबरी बाली शबरपा। सिद्धों की योग साधना के प्रतिक्रिया स्वरूप नाथ संप्रदाय अस्तित्व में आया। इसके संस्थापक गोरखनाथ हैं। गोरख की कविता में हठयोग का उपदेश है। इनकी कविता तत्कालीन भाषा का एक पुष्ट प्रमाण है। 9 लख पातरी पातरी आगे नाचे, पीछे सहत अखाड़ा, ऐसे मन ले जोगी खेले, अब अंतरी बसे भंडारा। पूर्वी भारत के सिद्धों की तरह पश्चिमी भारत में जैन मुनियों ने अपने मत के प्रचार के लिए प्रारंभिक हिंदी को अपनाया। देवसेन, मुनि जिन विजय, जीन धर्म सूरी, विजय सेन सूरी,
सुमति, गणि आदि प्रमुख जैन मुनियों ने अपने मत के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी भाषा का सहारा लिया। इनमें से प्रमुख आचार्य मुनि शालिभद्र सूरि की कविता उदाहरणार्थ प्रस्तुत है। बोलह बाहुबली बलवंत, लोह खड़ितऊ गर्व्यू हंत, चक्र सरिसौ दवऊ किरऊ, सयलह गोत्रह कुल सहरऊ। 12वीं शताब्दी में पंडित दामोदर के प्रसिद्ध ग्रंथ उक्ति व्यक्ति प्रकरणम में प्रयुक्त हिंदी अपने पूर्ववर्ती नाथों और सिद्धों की हिंदी से परिष्कृत रूप में दिखाई देती है। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। इससे अवध, बनारस और आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा के प्रमाण प्राप्त होते हैं। ब्रज क्षेत्र की भाषा को सामान्यतः पिंगल के नाम से पुकारा जाता था। पिंगल नाम इसकी छंदबद्धता के कारण प्रचलित हुआ। प्राकृत पिंगलम में अवधी, बंगला आदि के प्रारंभिक रूप के दर्शन होते हैं। संदेश रासक अब्दुल रहमान ग्रंथ में भी ब्रज भाषा, खड़ी बोली, गुजराती, राजस्थानी आदि के पूर्व रूपों के प्रमाण मिलते हैं। 15वीं शताब्दी से पिंगल ब्रजभाषा में समाहित हो गई। पिंगल के समानांतर पश्चिमी भारत के राजपूताना क्षेत्र में प्रचलित भाषा रूप को डिंगल के नाम से जाना जाता है। इसमें मुख्य रूप से रासो ग्रंथ की रचनाएं प्राप्त होती हैं। पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई, बिसल देव रासो, नरपति नाल्ह, परमाल रासो या आल्हा खंड, जगनिक, खुमान रासो, दलपति विजय आदि प्रमुख रासो ग्रंथ इस क्षेत्र की भाषा के प्रबल साक्ष्य है। जगनिक के आल्हा खंड का उदाहरण देखा जा सकता है। 12 बरस लो कुकर जीवे, अरु 13 लो जियो सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। इस कालखंड में उत्तर भारत पर मुसलमानों ने अपना शासन स्थापित कर लिया था। उनकी मातृभाषा व राजभाषा फारसी थी, किंतु उन्होंने भारतीयों के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए स्थानीय भाषा का सहारा लिया। 13वीं शताब्दी के आसपास स्थानीय हिंदी में अरबी, फारसी, तुर्की के शब्दों का मिश्रण होने लगा। इस मिश्रित भाषा का प्रयोग स्थानीय हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी करते थे। आगे इसी भाषा में अमीर खुसरो की रचनाएं बहुत लोकप्रिय हुई। इस भाषा को हिंदवी के नाम से पुकारा जाने लगा। डिंगल, पिंगल, अवधी, ब्रज की तरह हिंदवी भी हिंदी का एक रूप बन गई। अमीर खुसरो 1255 से 1324 ने अपनी रचनाओं में जनभाषा का प्रयोग किया। जनता ने इनकी रचनाओं को खूब पसंद किया। खुसरो ने पहेलियाँ, मुकरनियाँ, दो सखुन आदि रूपों में रचनाएं की हैं। उदाहरण के लिए खुसरो की भाषा के कुछ नमूने प्रस्तुत हैं। दोहा, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डाले केश, चल खुसरो घर आपने, रेन भई चहु देश। पहेली, अर्थ जो इसका बूझेगा, मुँह देखो तो सूझेगा। दर्पण, मुस्लिम शासन के दौर में एक यदि शताब्दी के कवि मुल्ला दाऊद ने अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ चंद्रायन में अवधी, भोजपुरी, ब्रज और खड़ी बोली युक्त मिश्रित भाषा का प्रयोग किया है। जैसे जेही ही चोट लगी सो जानी, कई लौरिक कई चंदा रानी, सुखी न जान दुख काहू केरा, जानई सोई परई जेली बेरा। प्रेम अची जेही हीरे ला गई, नींद जाए तपी तपी निसी जा गई। सात सागर जल बसी रही, बरी सही आई, प्रेम अगी कैसे हो न बुझाई। उत्तर भारत से दूर पूर्व के मिथिलांचल में स्थानीय लोक भाषाओं और मागधी अपभ्रंश के मिश्रण से उपजी भाषा को इसी भाषा के महाकवि विद्यापति ने अवहट्ठ कहा है। विद्यापति ने कीर्तिलता नामक रचना इसी भाषा रूप में लिखी है। गद्यकार ज्योतिरीश्वर के वर्ण रत्नकार में इस भाषा के
प्राचीनतम उदाहरण प्राप्त होते हैं। कामदेवक नगर ऐसन शरीर, निष्कलंक चांद ऐसन मुख, कदल खंजीरीर ऐसन लोचन, यमुना की तरंग ऐसन भुजई। पूर्वी एवं अन्य बोलियों के मिश्रण से उपजे भाषा रूप को सद्धुकड़ी भाषा के नाम से जाना जाता है। इसमें रचना करने वाले में कबीर 1398 से 1518 ईस्वी, नानक, रैदास, धन्ना, पीपा आदि हैं। इन लोगों ने परिष्कृत भाषा के स्थान पर जन सामान्य की भाषा में अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। कबीर भाषा का एक नमूना देखिए। कबीर कुता राम का मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेवरी, जित खींचे तित जाओ। 14वीं शताब्दी में मुस्लिम शासकों के दक्षिण भारत पर आक्रमण के साथ उत्तर भारत की हिंदवी भाषा का परिचय दक्षिण के निवासियों से हुआ। इसमें दक्षिण भारतीय भाषाओं के शब्दों का प्रयोग बहुलता से होने लगा, तो हिंदी का एक नया रूप सामने आया, जिसे दक्खनी या दक्षिणी हिंदी नाम दिया गया। हिंदी के आदिकाल से 500 वर्षों में भाषा मिश्रण की प्रवृत्ति आदि से अंत तक बनी रही है। इससे हिंदी के कई भाषा रूप सामने आए हैं। ये सभी भाषा रूप आरंभिक हिंदी के आधार हैं। अतः कहा जा सकता है हिंदी मध्य देश की सारी बोलियों का एक सामूहिक नाम है। अब हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा का मध्यकाल, जो कि 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक माना जाता है। हिंदी का यह काल उसकी सहभाषाओं के विकास का काल रहा है। इस काल में ब्रज भाषा, अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, दक्षिणी, पंजाब और उर्दू का विकास हुआ। मुगलों के शासनकाल में ब्रज भाषा और अवधी में पर्याप्त साहित्य रचा गया। ब्रज भाषा में सूरदास 1438 से 1566 और अवधी के झांसी और राजस्थान की मीरा 1503 से 1548 का काव्य भी इस युग का महत्वपूर्ण साहित्य है। इस कालक्रम की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना भक्ति आंदोलन रहा है। भक्ति आंदोलन का उद्भव दक्षिणी भारत में हुआ। इसको उत्तर भारत में लाने वाले रामानुज थे। भक्ति आंदोलन में संतों, सूफियों और वैष्णव कवियों ने अपनी रचनाओं से इस काल में भरपूर भक्ति काव्य की रचना की। सूरदास, तुलसी, जायसी, मीरा, कबीर, नानक आदि इस काल के प्रमुख कवि हैं। इनकी कविता के उदाहरण देखिए। बसही पाखी बोलही बहुभाषा, करही हुलास देखी के साखा, भोर होत बोलही चुहचुही, बोलही पौडुक एके तू ही। जायसी। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लाकुटी हाथ, जो घर फूंके आपना सो चले हमारे साथ। कबीर। थे तो पलक उगाड़ो दीनानाथ, मैं हाजिर नाजिर कब की खड़ी, सजनिया दुश्मन होए बैठिया, सब में लगू कड़ी। मीरा। भक्तिकाल के अवसान के बाद हिंदी में रीति साहित्य की रचना होने लगी। ब्रज भाषा इसकी प्रमुख भाषा रही है। इस काल की सभी प्रमुख कवियों की रचनाएं इसी भाषा में प्राप्त होती हैं। इस काल के प्रमुख रीति कवि गणानंद, केशव, देव, बिहारी, मतिराम, भूषण आदि हैं। यह काल ब्रज भाषा का स्वर्ण युग रहा है। इस काल में ब्रज भाषा और अवधी में संस्कृत के तत्सम शब्दों का खूब प्रयोग हुआ। शासन की भाषा फारसी होने के कारण आम बोलचाल की भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की भाषाओं की शब्द भी हिंदी की सहभाषाओं में आ मिले। इसी दौर में हमें फारसी की क, ख, ग, ज और फ ध्वनियाँ प्राप्त हुई। इसी काल में भारत का संपर्क यूरोप के देशों के साथ हुआ। यूरोपियों के साथ साथ उनकी भाषाएं पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेजी आदि से हमारा परिचय हुआ।
इसी के परिणाम स्वरूप इन भाषाओं के शब्द हिंदी में रच बस गए। हिंदी भाषा के मध्यकाल पर गंभीरतापूर्वक चिंतन करने पर यह स्पष्ट होता है कि इस काल में कई महान ग्रंथों की रचना होने के बावजूद भी हिंदी की घोर अपेक्षा हुई है। भारत के मुस्लिम शासकों ने भारतीयों से संपर्क स्थापित करने के लिए हिंदवी को अपनाया, लेकिन राजभाषा फारसी को ही बनाया। मुसलमानों के बाद में आए अंग्रेजों ने भी हिंदी की उपेक्षा करते हुए राजभाषा अंग्रेजी को ही बनाया। फिर भी हिंदी आम जन की भाषा के रूप में और साहित्यिक भाषा के रूप में निरंतर विकसित होती रही। हिंदी भाषा का आधुनिक काल, जो कि 1800 ईस्वी से आज तक का है। हिंदी भाषा का आधुनिक काल सर्वाधिक विविधताओं का काल है। इसके प्रारंभ में कविता की भाषा तो ब्रज भाषा रही, किंतु नव विकसित गद्य की भाषा खड़ी बोली हो गई। 19वीं शताब्दी में गद्य भाषा खड़ी बोली का प्रारंभिक रूप हमारे सामने आता है। आगे चलकर यह खड़ी बोली हिंदी का मुख्य शैली बन गई। 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक तक कविता की भाषा भी खड़ी बोली बन गई। खड़ी बोली के क्रमिक विकास को हम निम्न उपशीर्षकों से समझेंगे। 19वीं शताब्दी से पूर्व की खड़ी बोली हिंदी की विकास यात्रा। खड़ी बोली दिल्ली, मेरठ के आसपास बोली जाने वाली भाषा है। इसका प्राचीनतम प्रयोग कब और किसने रचा, किरण रचना से प्रारंभ होता है। यह निर्विवाद रूप से कहना असंभव है। फिर भी खड़ी बोली का आरंभिक प्रमाण हिंदवी के रूप में 14वीं शताब्दी के अमीर खुसरो की रचनाओं में देखने को मिलता है। अमीर खुसरो की भाषा का एक उदाहरण देखिए। वन में पंछी भय बावरे, ऐसी बीन बजाई सांवरे, ताक ताक की तान निराली, झूम रही सब ब्रज की डाली। संत कवि कबीर एवं इनकी मंडली के संतों ने एक विशेष रूप वाली खड़ी बोली को अपनाया। भाषा समीक्षकों ने इनकी भाषा को सद्दुखड़ी नाम दिया। कबीर की भाषा का एक नमूना प्रस्तुत है। कबीर कहता जात हूँ, सुनता है सब कोई, राम कहे भला होएगा, नहीं तर भला न होई। कबीर का यह दोहा पहली दृष्टि में आधुनिक खड़ी बोली का लगता है। मध्यकालीन महाराष्ट्रीय संतों नामदेव, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम आदि ने भी अपनी रचनाओं में खड़ी बोली के प्रयोग किए हैं। संत एकनाथ की कविता की पंक्तियां देखिए। मस्जिद ही में जो अल्लाह खुदा, तो और स्थान क्या खाली पड़ा। अकबर के समकालीन कवि रहीम ने अपनी कविता में संस्कृत और खड़ी बोली के मिश्रण का प्रयोग किया है। इष्टा तत्र विचित्रता, तरुलता में था गया बाग में। इस प्रकार हम देखते हैं कि मध्यकाल में कविता की भाषा ब्रजभाषा और अवधि होने पर भी खड़ी बोली बीज रूप में कविता का माध्यम बन रही थी। रीतिकालीन कविता दरबारी कविता रही है। रीतिकालीन कविता की ब्रजभाषा सूरदास आदि की ब्रजभाषा से अलग प्रकार की ब्रजभाषा है। रीतिकाल की ब्रजभाषा में दरबारी आग्रह के कारण खड़ी बोली के तत्वों की झलक दिखाई देती है। इस दौर के घनानंद की विरह लीला और कवि रघुनाथ की इश्क महोत्सव में खड़ी वाली के दर्शन होते हैं। खड़ी में बोली में गद्य का प्रारंभिक रूप दक्षिणी के गद्य के रूप में मिलता है। दक्षिणी भारत के गद्य लेखकों में ख्वाजा बंदे नवाज, गेसुदराज, शाह मसिराजी, शम्मुल उशाक, शाह बुरहानुद्दीन जानम, मुल्ला वजही आदि प्रमुख हैं। इनमें से ख्वाजा बंदे नवाज गेसुदराज 1346 से 1423 ने दक्षिणी में 3 ग्रंथ लिखे। मिराजुल आशकनी, हिदायतनामा और रिसाला सहराबा या 12 मासा। मिराजुल आशाकनी की भाषा का एक उदाहरण देखिए। कौल नबी अलैहि सलाम कहे इंसान के बुझने को 5 तन, हर एक तन को 5 दरवाजे हैं और 5 दरबान हैं। इस भाषा का
इस भाषा पर फारसी का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। फिर भी दक्षिणी खड़ी बोली के इस प्राचीनतम रूप का विशेष महत्व है। दक्षिणी गद्य में 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक खड़ी बोली के विकास को स्पष्ट करने वाली अनेक रचनाएं गद्य में लिखी गई, जैसे इरशाद नामा शाहजानम 1454 से 1583 ईस्वी, सरबस मुल्ला वजही 1805 से 1660 ईस्वी, रिसाला गफ्तार शाह अमीनुद्दीन आला मृत्यु 1675 ईस्वी आदि इन सभी गद्यकारों का खड़ी बोली गद्य के विकास में बहुत महत्व है। उत्तर भारत में खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा मानी जाती है। इसका रचना काल 1570 ईस्वी है। इसकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों और ब्रजभाषा के शब्दों का प्रयोग होते हुए भी यह खड़ी बोली के अधिक निकट है। इसकी भाषा का एक नमूना देखिए। इतना सुन के पात शाही जी भी अकबर शाही जी, आद शेर सोना नरहर दास चारण को दिया इनके ढेर शेर सोना हो गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ की भाषा को शिष्ट समाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा कहा है। 18वीं शताब्दी में महामहोपाध्याय वरुरुचि ने पत्र कौमुदी नामक पुस्तक की रचना की थी। इसमें पत्र लेखन के 5 प्रारूप दिए गए हैं। इन पत्रों की भाषा के संबंध डॉक्टर हजारे प्रसाद ने लिखा है कि इनकी भाषा हिंदुस्तानी है। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में खड़ी बोली को हिंदुस्तानी के नाम से पुकारा जाने लगा था। 1वीं शताब्दी के खड़ी बोली गद्य का निखरा हुआ रूप हमें पटियाला निवासी राम प्रसाद निरंजनी के ग्रंथ भाषा योग वशिष्ठ में प्राप्त होता है। इस ग्रंथ का रचना काल 1741 ईस्वी है। इसकी भाषा में संस्कृत की तत्सम शब्दावली की बहुलता है। इसकी भाषा का उदाहरण देखिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह जो वासना रूपी संसार है उससे तुम मंकी ऋषि के सदृश तर जाओ। राम जी ने पूछा, हे भगवान, पंकी ऋषि का वृतांत सुनाओ। उसने महातीक्ष्ण तप किए, एक समय में आकाश में अपने ग्रह में था और तुम्हारे पितामह अज ने मेरा आह्वान किया। निरंजनी की भाषा आज के हिंदी गद्य के समान प्रतीत होती है। पंडित दौलत राम के पद्म पुराण ग्रंथ में भी खड़ी बोली गद्य के नमूने प्राप्त होते हैं। पद्म पुराण की भाषा का एक उदाहरण प्रस्तुत है। जम्बू द्वीप के भारत क्षेत्र विषय मगध नामादेश अति सुंदर है, जहाँ पुण्याधिकारी बसे हैं। इंद्रलोक समान सदा भोगोपभोग करे हैं और भूमि विषय सांठेन के बाड़े शोभायमान है। पद्य पुराण के इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि इसका गद्य प्रारंभिक स्तर का ही था। राम प्रसाद निरंजनी के गद्य के सामने इसकी भाषा कमजोर है। इस प्रकार हमने देखा कि 19वीं शताब्दी से पूर्व भी दिल्ली मेरठ के क्षेत्र में बोली जाने वाली खड़ी बोली पद्य और गद्य में छिटपुट रूप से प्रयोग होती रही है। डॉक्टर कपिल देव ने खड़ी बोली की प्राचीनता सिद्ध करते हुए लिखा है, खड़ी बोली उतनी ही प्राचीन है जितनी अपभ्रंश से निकली हुई ब्रज भाषा आदि अन्य भाषाएं। अपभ्रंश काल 10वीं से 14वीं सदी के जैन आचार्यों, बौद्ध सिद्धों, नाथ पई, चारण कवियों आदि की रचनाओं को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि उनमें खड़ी बोली का अस्तित्व बीज रूप में उसी प्रकार पाया जाता है जिस प्रकार ब्रज, अवधी, पंजाबी आदि अन्य भाषाओं का। 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली का हिंदी का विकास। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक भारत पर अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया था। अंग्रेज को अपना शासन सुधार रूप से चलाने के लिए हिंदुस्तान की भाषा सीखने की आवश्यकता महसूस हुई। अंग्रेजों के सामने हिंदुस्तानी की अरबी फारसी मिश्रित उर्दू शैली के साथ साथ
आम जन में प्रयोग होने वाली भाषा भी मौजूद थी। अंग्रेजों ने अपने प्रशासन के लिए जन सामान्य की बोलचाल की खड़ी बोली को अपनाया। इस प्रकार खड़ी बोली हिंदी को अंग्रेजी का समर्थन मिला और धीरे धीरे खड़ी बोली हिंदी विकास के पथ पर अग्रसर हुई। हिंदी के लिए खड़ी बोली शब्द का प्रयोग करने का श्रेय 1800 ईस्वी में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संस्थापक जॉर्ज गिलक्राइस्ट को जाता है। अंग्रेजों ने इस कॉलेज की स्थापना अपने अधिकारियों को भाषा शिक्षा देने के लिए की थी। खड़ी बोली गद्य के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज के 2 अध्यापकों लल्लू ताल और सदल मिश्र का विशेष योगदान है। इन्हीं के समकालीन मुंशी सदा सुखलाल नियाज और ईशा अल्लाह खां भी खड़ी बोली हिंदी के गद्य विकास में याद किए जाते हैं। लल्लू लाल ने फोर्ट विलियम कॉलेज के लिए 14 रचनाएं लिखी। लल्लू लाल की सबसे प्रमुख रचना प्रेम सागर है। इराकी भूमिका में खड़ी बोली संज्ञा का प्रयोग किया गया है। यह श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद है। प्रेम सागर की भाषा का एक नमूना प्रस्तुत है। हमसे अब तो इस अंध धृतराष्ट्र का दुख सहा नहीं जाता, क्योंकि वह दुर्योधन की पति से चलता है। इन 5 को मारने के उपाय में दिन रात है। कई देर तो विष घोल दिया, सो भीमसेन ने पी लिया। लल्लू लाल की अन्य प्रमुख रचनाएं सिंहासन 32, बेताल 25, शकुंतला नाटक, लताइफे हिंदी है। लल्लू लाल की भाषा में अरबी, फारसी तथा ब्रज भाषा के शब्दों और रूपों का प्रयोग हुआ है। फोर्ट विलियम कॉलेज के दूसरे अध्यापक सदल मिश्र ने अपने प्रमुख ग्रंथ नासिकेतोपाख्यान की रचना 1803 ईस्वी में की। इसकी कथा का आधार कठोपनिषद है। इनके दूसरे ग्रंथ रामचरित्र 1805 का आधार आध्यात्म रामायण है। नासिकेतोपाख्यान की भाषा का नमूना देखिए। रानी बोली, महाराज, बड़ा अद्भुत वृत्तांत है। आपकी कन्या के बिना पूरा संसर्ग की गर्भ भया है, सो यह कुल को दूषण देने हारा और कीर्ति को नाश करनी हारा है। यह सुनी राजा क्षण भर तो चुप रहे, पीछे क्रोधित हो बोले, अरे पापिनी, तूने यह क्या किया? ऐसा कह वन में छोड़ आने की आज्ञा दी। सदल मिश्र की खड़ी बोली में भी ब्रज अवधि भोजपुरी का मिश्रण दिखाई देता है। उनकी भाषा सहज है, इससे कृत्रिमता का अभाव है। फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर मुंशी सदा सुखलाल ने खड़ी बोली हिंदी गद्य के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसकी रचनाओं में आम जनता की बोलचाल की भाषा का प्रयोग हुआ है। इनका सुप्रसिद्ध ग्रंथ सुख सागर है, जो विष्णु पुराण को आधार बनाकर लिखा गया है। इनकी भाषा का एक उदाहरण देखिए। इससे जाना गया कि संसार का भी प्रमाण नहीं, आरोपित उपाधि है। जो क्रिया उत्तम हुई तो 100 वर्ष के चांडाल से ब्राह्मण हुए, और जो क्रिया भ्रष्ट हुई तो वह तुरंत ही ब्राह्मण से चांडाल होता है। यद्यपि ऐसे विचारों से हमें लोग नास्तिक कहेंगे, हमें इस बात का डर नहीं। जो बात सत्य होए उसे कहना चाहिए, कोई बुरा माने कि भला माने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसकी भाषा शैली के विषय में लिखा है। उन्होंने हिंदुओं की बोलचाल की जो शिष्ट भाषा चारों और पूर्वी प्रांत में भी प्रचलित पाई, उसी में रचना की। स्थान स्थान पर शुद्ध तत्सम संस्कृत शब्दों का प्रयोग करके उन्होंने उसके भावी साहित्यिक रूप का पूर्ण आभास दिया। यद्यपि वे खास दिल्ली के रहने वाले जवान थे, पर उन्होंने अपने हिंदी गद्य में कथावाचकों, पंडितों और साधु संतों के बीच दूर दूर तक प्रचलित खड़ी बोली का रूप रखा, जिसमें संस्कृत शब्दों का पुट भी बराबर रहता था। उर्दू के शायर इंशा अल्लाह खां खड़ी बोली की साहित्यिक प्रतिष्ठा में योगदान देने वाले एक प्रमुख लेखक हैं।
इन्होंने शुद्ध हिंदवी में उदयभान चरित या रानी केतकी की कहानी 1803 की रचना की है। इसकी रचना को समीक्षकों ने हिंदी की प्रथम कहानी घोषित किया है। इनकी भाषा में फारसी का प्रभाव दिखाई देता है। भाषा को आकर्षक बनाने के लिए मुहावरों का खूब प्रयोग मिलता है। इनकी यह रचना विशुद्ध कलात्मक रचना है। इसकी भाषा का एक उदाहरण देखिए। तुम्हारी जो कुछ अच्छी बात होती तो मेरे मुंह से जीते जी न निकलती, पर यह बात मेरे पेट में नहीं पच सकती। अभी तुम अल्हड़ हो, तुमने अभी कुछ देखा नहीं। जो ऐसी बात पर सचमुच दुलाव देखूंगी तो तुम्हारे बाप से कहकर वह भभूत, जो वह मुआ निगोड़ा भूत मुछंदर का पूत अवधूत दे गया है, हाथ मुरकवा कर छिनवा लूंगी। इस प्रकार 19वीं शताब्दी में इन चारों लेखकों ने खड़ी बोली गद्य को विकसित किया। खड़ी बोली हिंदी गद्य के विकास में ईसाई पादरियों का योगदान। खड़ी बोली गद्य के विकास में ईसाई पादरियों ने जाने अनजाने में बहुत योगदान दिया। इन्होंने भारतीयों में धर्म प्रचार करने के लिए बाइबल का हिंदी अनुवाद करवाकर वितरित किया। 1801 ईस्वी में विलियम कैरे ने सबसे पहले न्यू टेस्टामेंट का अनुवाद प्रकाशित करवाया। 1554 में हिस्ट्री ऑफ बाइबल का अनुवाद खड़ी बोली में किया। इनके अलावा कई छोटी छोटी पुस्तिकाएं समय समय पर अनुवाद करके भारतीयों को ईसाई धर्म का पाठ पढ़ाया। ईसाई पादरियों ने प्रेस स्थापित किया, जिसमें धार्मिक ग्रंथों के अनुवाद, व्याख्यान, लेख तथा पाद्य पुस्तकें खड़ी बोली हिंदी में प्रकाशित की गई, जिससे प्रत्यक्ष रूप से खड़ी बोली गद्य का विकास हुआ। ईसाई मिशनरियों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा देने के लिए स्कूल भी खोले। इन विद्यालयों में पढ़ाने के लिए विविध विषयों की पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन किया। इन पुस्तकों को लिखने के लिए कलकत्ता व आगरा के स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना की गई, जिसके द्वारा विभिन्न विषयों की पाठ्य पुस्तकें तैयार की गई। ईसाई पादरियों ने पाठ्य पुस्तकें तैयार करने में भारतीय लेखकों का सहयोग लिया तथा उन्हें गद्य लेखन के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार से जो एक कार्य ईसाइयों ने अपने हित के लिए किया, उससे खड़ी बोली गद्य का बहुत हित हुआ। साहित्य की दृष्टि से इनका गद्य भले ही उत्कृष्ट न हो, पर भाषा विकास और प्रचार की दृष्टि से इसका बहुत महत्व है। इनके द्वारा अनुदित न्यू टेस्टामेंट के गद्य का एक उदाहरण देखिए। हे तुम सब जो परिश्रम करते हो और बोझ वाले होते हो, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें सुस्ता लूंगा। अपने यो पर मेरा जुआ लेवो और मुझसे सीखो, जिसमें मैं नरम और मन में लघु हूँ, और अपने जीवों से विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरे भार हल्का है। ईसाई मिशनरियों द्वारा प्रेस छापाखाना का आविष्कार तो खड़ी बोली हिंदी गद्य के लिए वरदान साबित हुआ। प्रेस की सुविधा प्राप्त होने से अनेक भारतीय गद्य लेखकों ने अपनी पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ कर खड़ी बोली हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया। 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली हिंदी की पत्र पत्रिकाएं। पंडित युगल किशोर शुक्ल ने हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड का प्रकाशन कानपुर से सन 1826 ईस्वी में प्रारंभ किया। खड़ी बोली हिंदी के क्षेत्र में यह एक नए युग का शुभारंभ था। यह पत्रिका साप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होती थी। इसमें विभिन्न विषयों सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक आदि से संबंधित आलेख प्रकाशित होते थे। दुर्भाग्य से यह पत्रिका 1 वर्ष बाद ही बंद हो गई। इसके बाद अनेक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुई। इनमें बंगदूत राजा राम मोहन राय 9 मई 1829, प्रजामित्र 1864, बनारस अखबार राजा शिव प्रसाद 1845 ईस्वी, सुधाकर तारा मोहन मित्र 1850 ईस्वी, बुद्धि प्रकाश मुंशी सदा सुखलाल 1852 ईस्वी,
इनके अलावा भी खड़ी बोली हिंदी में प्रकाशित होने वाले पत्रों में विद्या दर्शन, धर्म प्रकाश, ज्ञान दीपिका, वृत्तांत, दर्पण, भारत खंड अमृत, ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका आदि। 1884 में प्रकाशित समाचार सुधवर्षन पत्र की कुछ पंक्तियां देखिए। यदि सत्य हम लोग अपनी आंखों से प्रत्यक्ष महाजनों की कोठियों में देखते हैं कि एक की लिखी हुई चिट्ठी दूसरा जल्दी बांट सकता नहीं, इन सभी पत्र पत्रिकाओं में खड़ी बोली हिंदी गद्य का प्रयोग होता था। इन्होंने हिंदी लेखकों को विविध विषयों पर गद्य लेखन के लिए प्रोत्साहित कर हिंदी भाषा को विकसित किया। हिंदी उर्दू संघर्ष राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों का राज्य स्थापित हो गया। अपना शासन चलाने के लिए कर्मचारियों की जरूरत महसूस हुई। तब उन्होंने भारतीयों को अंग्रेजी पद्धति से शिक्षित करना शुरू किया। लॉर्ड मेकाले 1935 के नेतृत्व में सारे भारत में अंग्रेजी शिक्षा के स्कूल कॉलेज खोले गए। लॉर्ड मेकाले के इस कदम से अंग्रेजों को दोहरा फायदा हुआ। एक तो उन्हें कंपनी के शासन संचालन के लिए कार्मिक प्राप्त हुए, दूसरा वे अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतीयों को नौकरियों का लालच देकर ईसाई धर्म की ओर आकर्षित करने लगे। भारत जैसे विशाल देश का शासन केवल अंग्रेजी की शिक्षा से ही नहीं चलाया जा सकता था, क्योंकि यहाँ की बहुसंख्यक जनता तो स्थानीय भाषा ही समझती थी। अतः अंग्रेजों ने हिंदी खड़ी बोली को स्कूलों में अनिवार्य भाषा के रूप में पढ़ाना चाहा। उनके इस कदम का सर सैयद अहमद खां द्वारा विरोध करने पर अंग्रेजों को अपने विचार स्थगित करना पड़ा। मुसलमानों के प्रतिनिधि द्वारा खड़ी बोली हिंदी का विरोध करने से अंग्रेजों को एक कूटनीतिक सूत्र मिल गया। इस सूत्र से वे हिंदू और मुसलमानों को आपस में उलझाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने लगे। अंग्रेजों ने अपनी इसी चाल के तहत उर्दू को अदालतों की भाषा घोषित कर दिया। अब नौकरियां प्राप्त करने के लिए उर्दू और फारसी का शिक्षण अनिवार्य हो गया। उर्दू के मुकाबले हिंदी केवल बोलचाल की भाषा मात्र रह गई। अंग्रेज उर्दू को विशेष प्रोत्साहन देते रहे। हिंदी उर्दू का यह संघर्ष चलता रहा। इस संघर्ष को समाप्त करने का प्रयास राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किया। 1700 ईस्वी में वली दक्कनी जब दक्षिण भारत से दिल्ली आए तो उन्होंने यहाँ आकर एक भाषा का प्रचलन किया, जिसका नाम उन्होंने रेख्ता दिया। इसका अर्थ होता है छितराया हुआ, यानी कि जिस भाषा में अरबी फारसी के शब्द छितराए हुए मिलते हैं वही भाषा रेख्ता कहलाए। वली दक्कनी की यह भाषा काफ़ी लोकप्रिय साबित हुई, क्योंकि इसे शासन तंत्र से जुड़ी फारसी बोलने वाले मुसलमान भी समझते थे और जन सामान्य भी इसका देशी ढांचा होने के कारण समझता था। धीरे धीरे इस रेख्ता में अरबी फारसी के शब्दों की संख्या बढ़ती चली गई और यह उस समय प्रचलित देशी भाषा रूप से अलग हटकर एक नई भाषा के रूप में प्रसिद्ध हो गई। भाषा के इसी रूप को उर्दू कहा गया। हिंदी उर्दू संघर्ष को सूक्ष्मता से देखने पर हमें लगता है कि यह संघर्ष भाषाई न होकर सांप्रदायिक अधिक था। दोनों भाषाओं की प्रकृति का परीक्षण करने पर पाते हैं कि हिंदी और उर्दू एक ही भाषा की दो शैलियाँ मात्र हैं। एक में संस्कृत के तत्सम शब्दों की बहुलता है तो दूसरी में अरबी फारसी के शब्दों की। एक समुदाय के लोग एक शैली से अपनी सामाजिक पहचान को निर्धारित करते हैं तो दूसरा समुदाय दूसरी शैली के पक्षधर हैं। लेखन की स्तर पर अवश्य दोनों शैलियों में अंतर है। हिंदी नागरी लिपि में लिखी जाती है तो उर्दू की लिपि फारसी है। संरचना के स्तर पर दोनों भाषाएं समान हैं। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद इस समय हिंदी उर्दू के समन्वयकारी लेखक के रूप में सामने आए। 1856 ईस्वी में आप इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के पद पर नियुक्त हुए। हिंदी के समर्थन में अपने विचारों को प्रसारित करने के लिए आपने बनारस अखबार नामक हिंदी पत्र भी निकाला। शिव प्रसाद सितारे हिंद ने तथा इनकी मित्र मंडली ने लोगों को बोलचाल की हिंदी में लिखने के लिए प्रेरित किया। इनमें अरबी फारसी शब्दों की अधिकता भी
जिसे देवनागरी लिपि में लिखा जाता था। लोगों ने इनको अंग्रेजों का पिट्ठू मानकर इनका विरोध किया। इनके विरोध में इनके विभागीय साथी वीरेश्वर चक्रवर्ती ने भी इनकी अरबी फारसी मिश्रित हिंदी का विरोध किया। शिव प्रसाद सितारा हिंद द्वारा लिखित हिंदी का एक नमूना देखिए। यहाँ जो नया पाठशाला कई सालों से जनाब कप्तान किट साहब बहादुर के इत्तिमाम और धर्मात्माओं की मदद से बनता है, इसका हल कई दफ़ा हाजिर हो चुका है। शिव प्रसाद सितारा हिंद की इस शैली का विरोध करने के लिए बाबू तारा मोहन मिश्र ने अपने साथियों के साथ काशी से सुधाकर नामक शुद्ध हिंदी पत्र निकाला। मुंशी सदा सुखलाल ने 1852 में आगरा से बुद्धि प्रकाश नामक पत्र निकालकर खड़ी बोली हिंदी का प्रचार प्रसार किया। इसी समय शिव प्रसाद सितारा हिंद की अरबी फारसी मिश्रित शैली के विरोध में राजा लक्ष्मण सिंह ने अरबी फारसी के शब्दों से मुक्त हिंदी भाषा का समर्थन किया। राजा लक्ष्मण सिंह की मान्यता थी कि अरबी फारसी शब्दों के बिना भी हिंदी गद्य लिखे जा सकता है। इन्होंने अरबी फारसी के शब्दों के स्थान पर संस्कृत के तत्सम शब्दों के व्यवहार पर जोर दिया। अपनी गद्य रचनाओं में इन्होंने संस्कृत की तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया। अपने पत्र प्रजा हितैषी के माध्यम से लोगों को शुद्ध भाषा संस्कृत शब्दावली युक्त लिखने के लिए प्रेरित किया। राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा का एक नमूना प्रस्तुत है। महात्मा, तुम्हारे मधुर वचनों के विश्वास में आकर मेरा जी यह पूछना चाहता है कि तुम किस राजवंश के भूषण हो। इनकी यह भाषा जनभाषा से अलग एक कठिन भाषा थी जो लेखन तक ही सीमित रही, बोलचाल में प्रयोग नहीं हो सकी। राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतल, मेघदूत और रघुवंश का हिंदी अनुवाद भी किया। रघुवंश के हिंदी अनुवाद की भूमिका में हिंदी उर्दू के विषय में अपना विचार व्यक्त करते हुए वे लिखते हैं, हिंदी और उर्दू तो दो बोली न्यारी न्यारी है। कुछ आवश्यक नहीं है कि अरबी फारसी के शब्दों के बहाने हिंदी न बोली जाए और न हम उस भाषा को हिंदी कहते हैं जिसमें अरबी फारसी के शब्द भरे हों। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी उर्दू संघर्ष में खड़ी बोली ने हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हिंदी की दोनों शैलियों के पक्षधर राजा द्वय की शैलियाँ आगे चलकर 20वीं शताब्दी में समानांतर रूप से हिंदी में विकसित हुई। द्विवेदी युग में राजा शिव प्रसाद सितारा हिंद की शैली का प्रतिनिधित्व मुंशी प्रेमचंद ने किया। राजा लक्ष्मण सिंह की शैली को आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी और इनके परवर्ती गद्य लेखकों ने अपनाया। भारतेंदु युग में खड़ी बोली हिंदी गद्य का आरंभ हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से 1885 ईस्वी ने हिंदी गद्य के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया है। भारतेंदु की गद्य शैली हिंदी की मूल प्रकृति के अनुकूल है। उन्होंने न तो संस्कृत के तत्सम शब्दों का अनावश्यक रूप से प्रयोग किया और न ही उनका बहिष्कार किया। इन्होंने अरबी फारसी के शब्दों का संतुलित रूप में प्रयोग किया। वही इनकी भाषा में ब्रज भाषा का देशज शब्दों का बड़ा स्वाभाविक ढंग से प्रयोग हुआ है। भारतेंदु की हिंदी का एक उदाहरण देखिए। प्यारे रात छोटी है और स्वांग बहुत है, जीना थोड़ा है उत्साह बड़ा, हाय मुझसी मोह में डूबी को कहीं ठिकाना नहीं, रात दिन रोते रोते ही बीतते हैं, कोई बात पूछने वाला नहीं, क्योंकि संसार में जी कोई नहीं देखता, सब ऊपर ही की बात देखते हैं, हाय मैं तो अपने पराये सबसे बुरी बनकर बेकाम गई। भारतेंदु से पूर्व खड़ी बोली हिंदी में कहीं ब्रज भाषा का प्रभाव दिखाई देता था तो कहीं पूर्वी हिंदी की छाप, कहीं अरबी फारसी के शब्द अधिक थे तो कहीं इसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों की भरमार थी। भारतेंदु ने एक सर्वमान्य, सर्व स्वीकृति और सर्वग्राहक के रूप की खड़ी बोली का लेखन किया। इनके इसी रूप को आगे 20वीं शताब्दी में भी अपनाया गया। भारतेंदु युग को गद्य की विविध विधाओं, उपन्यास, निबंध, नाटक, इतिहास,
आलोचना, संस्मरण, यात्रा विवरण आदि के प्रवर्तक युग के रूप में भी याद किया जाएगा। भारतेंदु ने कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र चंद्रिका जैसी पत्रिकाओं के माध्यम से हिंदी गद्य का प्रचार प्रसार किया। भारतेंदु के सभी लेखक पत्रकारिता से भी जुड़े हुए थे। प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण नामक पत्र खुद निकाला और हिंदुस्तान 1883 ईस्वी पत्र के कुछ समय तक संपादक रहे। बालखंड गुप्त भारतीय मित्र नामक पत्र में नियमित रूप से लिखते रहे। 1887 ईस्वी में इन्होंने हिंदी प्रदीप नामक पत्र इलाहाबाद से निकाला। बाल मुकुंद गुप्त जीवन भर पत्रकारिता से जुड़े रहे। इन्होंने चुनार, कोहनूर, हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी तथा भारत मित्र आदि पत्रों का संपादन किया। इस युग के प्रमुख लेखकों में प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, सुधाकर द्विवेदी, कार्तिक प्रसाद खत्री, राधाचरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी, बालखंड गुप्त, श्रद्धाराम फिल्लोरी, किशोरी लाल गोस्वामी आदि ने हिंदी गद्य के विकास में विभिन्न प्रकार से योगदान दिया। भारतेंदु युग में देवकीनंदन खत्री एक लोकप्रिय उपन्यासकार के रूप में सामने आते हैं। इनके उपन्यासों को पढ़ने के लिए गैर हिंदी भाषियों ने भी हिंदी सीखी और इनके उपन्यासों की भाषा का रसास्वादन किया। देवकीनंदन खत्री के चंद्रकांता 1882 और चंद्रकांता संतति 24 भाग 1886 इस काल के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले उपन्यास हैं। इस युग में बांग्ला भाषी नवीन चंद्र राय 1837 से 1890 ने हिंदी में ज्ञान प्रदायिनी 1867 ईस्वी पत्रिका निकालकर हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य सभ्यता खड़ी बोली गद्य में की। हिंदी के विकास, प्रचार और प्रसार में आर्य समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। स्वामी जी की भाषा संस्कृत के तत्सम शब्दों से युक्त थी। उदाहरण के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित गद्य का एक उदाहरण देखिए। पुरुषों का और कन्याओं का ब्रह्मचर्याश्रम में विद्या जब पूर्ण हो जाए तब देश का राज होए और जितने विद्वान लोग हैं वे सब उनकी परीक्षा यथावत करें। जिस पुरुष या कन्या में श्रेष्ठ गुण जितेंद्रिय, सत्यवचन, निर्भिमान, उत्तम बुद्धि, पूर्ण विद्या, मधुर वाणी, कृतज्ञता और गुण के प्रकाश में अत्यंत प्रीति हो, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक, कृतज्ञता, कपट, ईर्ष्या, द्वेषादिक दाव न होवे, पूर्ण कृपा से लोगों का कल्याण चाहे, उसका ब्राह्मण का अधिकार देवे। अगर 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से तुलना करें तो भारतेंदु युग में भाषा के परिमार्जन की दिशा में अभूतपूर्व कार्य हुआ है और साथ ही उसमें राष्ट्रीय भावना एवं नवोत्थान की चेतना भी जागृत हुई। भारतेंदु युग के विद्वानों ने जहां भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीयता व आर्थिक जागरूकता के प्रति सचेत किया, वहीं दूसरी ओर खड़ी बोली के प्रचार एवं प्रसार के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य किए। भारतेंदु युग आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभिक चरण था, जहां गद्य की विधाओं के लिए तो खड़ी बोली को आधार बनाया गया, परंतु कविता के क्षेत्र में लोगों का ब्रज भाषा से मोह नहीं छूटा था। कविता अभी भी ब्रज भाषा में ही लिखी जाती रही। सृजनात्मक साहित्य के अलावा इस युग में संस्कृत और अंग्रेजी के ग्रंथों का खड़ी बोली में अनुवाद भी हुआ। हिंदी गद्य के स्वरूप को पूर्ण स्थिरता, परिमार्जन व परिष्कार करने की जो मुहिम भारतेंदु ने शुरू की, उसको आगे चलकर पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से द्विवेदी युग के लेखकों ने किया। 20वीं शताब्दी में खड़ी बोली हिंदी का विकास। 20वीं शताब्दी में हिंदी भाषा का विकास विविध आयामों में हुआ है। अब सीका क्षेत्र दिल्ली मेरठ से निकलकर संपूर्ण उत्तर भारत हो गया। हिंदी सारे उत्तर भारत में साहित्य की भाषा बन गई। भारतेंदु युग तक कविता की भाषा ब्रज भाषा हुआ करती थी, किंतु अब ब्रज भाषा सिकुड़कर बोली बन गई और कविता की भाषा भी खड़ी बोली हिंदी हो गई। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हिंदी भाषा के क्षेत्र में
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का आगमन होता है। वही रणनीति में महात्मा गांधी का। इन दोनों ही महापुरुषों ने अपने अपने ढंग से हिंदी के विकास में अपना योगदान दिया। सर्वप्रथम हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा हिंदी के उत्थान के लिए किए गए कार्यों को देखते हैं। हिंदी भाषा का परिष्कार काल। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक का दायित्व संभाला। सर्वप्रथम आपने इस पत्रिका के माध्यम से हिंदी भाषा को परिष्कृत करने का कार्य प्रारंभ किया। इस समय हिंदी भाषा के सामने 3 प्रमुख समस्याएं थीं। प्रथम समस्या थी भाषा की अस्थिरता, दूसरी समस्या हिंदी के व्याकरण का अभाव होना और तीसरी प्रमुख समस्या थी हिंदी के शब्द भंडार की कमी। द्विवेदी जी ने इन समस्याओं को पहचान कर इनको दूर किया। उन्होंने अपनी पत्रिका सरस्वती के माध्यम से अपने समकालीन लेखकों और कवियों की भाषा में काट छांट करके भाषा को एक रूपता प्रदान की। इन्होंने लेखकों और कवियों को उनकी अस्थिर भाषा की ओर ध्यान दिलाया। लेखों में विराम चिन्हों के प्रयोग करने के प्रति सचेत किया। देशज शब्दों के स्थान पर व्यापक स्वीकृति वाले शब्दों के प्रयोग पर बल दिया। हिंदी गद्य को सरल रूप कहानी कहने के ढंग में ढालकर एक निश्चित आकार प्रदान किया। कविता के लिए भी खड़ी बोली हिंदी को अपनाने के लिए समकालीन कवियों को प्रेरित किया। द्विवेदी जी के इन सभी प्रयासों के सार्थक परिणाम निकले। इस समय गद्य की कई विधाएं विकसित हुई और खड़ी बोली हिंदी में काव्य रचना भी होने लगी। सरस्वती पत्रिका इस दौर के लेखकों और कवियों के लिए प्रेरणादात्री बन गई। द्विवेदी जी अपने पास प्रकाशित होने के लिए आने वाली प्रत्येक रचना की वर्तनी और व्याकरण संबंधी गलतियों को सुधार करके लेखकों को आवश्यक सुझाव भी देते हैं। इस समय के प्रमुख रचनाकारों मैथिली शरण गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त आदि ने उनके सुझावों को मानकर हिंदी को परिष्कृत करने में उनके सहयोगी बने। लंबे समय से हिंदी को अनुशासित करने के लिए व्याकरण की कमी महसूस हो रही थी। अतः द्विवेदी जी के प्रोत्साहन से कामता प्रसाद गुर ने हिंदी व्याकरण की रचना करके इसकी पूर्ति की। गुरु का यह ग्रंथ आज भी हिंदी के प्रथम व्याकरण के रूप में याद किया जाता है। हिंदी की शब्दावली की समस्या को दूर करने के लिए द्विवेदी जी ने शब्द भंडार को समृद्ध करने के लिए एक शब्द ग्रहण नीति को अपनाया। उन्होंने उर्दू और अंग्रेजी के बहुत प्रचलित शब्दों को हिंदी के लिए स्वीकार किया। संस्कृत के सरल एवं उपयुक्त तत्सम शब्दों को अपनाया और प्रांतीय भाषाओं के हिंदी में रच बस गए शब्दों को ग्रहण करके हिंदी के शब्द भंडार को बढ़ाया। इस नीति का पालन उन्होंने स्वयं भी किया और अपने समकालीन लेखकों और कवियों को भी इसकी पालना करने के लिए प्रेरित किया। द्विवेदी जी की इस शब्द ग्रहण नीति का सार्थक परिणाम सामने आया। अतः हिंदी एक समृद्ध, परिष्कृत और अनुशासित भाषा बन गई। इन सभी गुणों से युक्त द्विवेदी युग के प्रमुख गद्यकार बाल मुकुंद गुप्त की व्यंग्यात्मक शैली का एक उदाहरण देखिए। दूज के चांद के उदय का भी एक समय है, लोग उसे जान सकते हैं। माई लॉर्ड के मुख चंद्र के उदय के लिए कोई समय भी नियत नहीं। अच्छा, जिस प्रकार इस देश के निवासी माई लॉर्ड का चंद्रानन देखने को टकटकी लगाए रहते हैं, या जैसे शिव शंभू की जी में अपने देश के माई लॉर्ड को भी इस देश के लोगों की सुध आती होगी। द्विवेदी जी की प्रेरणा से इस युग में कहानी, उपन्यास, आलोचना, निबंध, नाटक, जीवनी, यात्रावृत्त और पत्र साहित्य आदि विधाओं का भी विकास हुआ। इस काल के प्रमुख कहानीकारों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बंग महिला, वृंदावन लाल वर्मा, प्रेमचंद्र चंद्रधर शर्मा गुलेरी, विशंभरनाथ शर्मा कौशिक, जयशंकर प्रसाद आदि ने अपनी कहानियों से हिंदी के विकास में योगदान दिया। इस युग की कहानी की भाषा के नमूने के रूप में प्रेमचंद की कहानी मुक्ति मार्ग का उदाहरण प्रस्तुत है। अग्नि मानव संग्राम का भीषण दृश्य उपस्थित हो गया। एक पहर तक हाहाकार मचा रहा। कभी एक पक्ष प्रबल होता, कभी दूसरा।
अग्निपक्ष से योद्धा मर मरकर जी उठते थे और द्विगुण शक्ति से रणोन्मत्त होकर शस्त्र प्रहार करने लगते थे। मानव पक्ष में जिस योद्धा की कीर्ति उज्जवल थी वह बुद्ध था। इस काल के प्रमुख उपन्यासकारों में देवकी नंदन खत्री, गोपाल लाल गहमरी, किशोरी लाल गोस्वामी, गंगा प्रसाद गुप्त, मथुरा प्रसाद शर्मा, लज्जा राम शर्मा आदि ने उपन्यास विधा के माध्यम से हिंदी भाषा को विकसित किया। इस युग के निबंधकारों में महावीर प्रसाद द्विवेदी, गोविंद नारायण मिश्र, बाल मुकुंद रामचंद्र शुक्ल आदि ने निबंध विधा को स्थापित करके भाषा के नए प्रतिमान स्थापित किए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की विचारात्मक शैली का एक उदाहरण उनके प्रसिद्ध निबंध लज्जा और ग्लानि से प्रस्तुत है। ग्लानि में अपनी बुराई, मूर्खता, तुच्छता आदि के अनुभव से जो संताप होता है वह अकेले में भी होता है, 10 आदमियों के सामने प्रकट भी किया जाता है। ग्लानि अंतःकरण की शुद्धि का एक विधान है। आलोचना विधा के प्रमुख हस्ताक्षरों में मिश्र बंधु, पद्म सिंह शर्मा, श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास और जगन्नाथ दास रत्नाकर ने हिंदी की भी वृद्धि की। इन्हीं के साथ राधाचरण गोस्वामी, जयशंकर प्रसाद, गंगा प्रसाद गुप्त, मिश्र बंधु आदि ने नाटक विधा के माध्यम से हिंदी की सेवा की। द्विवेदी युग में सबसे बड़ी क्रांति कविता की भाषा के रूप में खड़ी बोली हिंदी को अपनाया है। द्विवेदी जी की प्रेरणा से श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओत, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, राम नरेश त्रिपाठी, सियाराम शरण गुप्त, नाथुराम शर्मा, शंकर राय, देवी प्रसाद पूर्ण, रामचरित उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही और स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली हिंदी में काव्य रचना करके एक नए युग का सूत्रपात किया। इस युग में प्रबंध काव्य, मुक्तक, गीति काव्य आदि रूपों में रचनाएं लिखी गई। खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास की रचना कवि हरिओत ने इसी युग में की है। भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का आगमन एक बड़ी घटना है। गांधी ने भारत में अपना राजनीतिक जीवन 1916 से शुरू किया। गांधी ने अंग्रेजों और अंग्रेजी के विरुद्ध आंदोलन किया। गांधी ने अंग्रेजों को उखाड़ने और भारतीयों को एक सूत्र में बांधने के लिए संपूर्ण भारतवर्ष के लिए खड़ी बोली हिंदी को अपनाने का आह्वान किया। भारतीय जनता ने इनके आसान को स्वीकार करके खड़ी बोली हिंदी के प्रचार, प्रसार और प्रयोग के लिए सारे भारत में आंदोलन किया। यह ऐसा आंदोलन था जिसमें देश के जाने माने पत्रकार, शिक्षा शास्त्री, वैज्ञानिक, राजनेता सभी ने उत्साह से भाग लिया। हिंदी की समृद्धि और प्रसिद्धि के लिए सारे भारत के लोगों ने अपनी भागीदारी निभाई। यहाँ तक कि अहिंदी भाषी प्रांतों के निवासियों ने भी हिंदी के समर्थन में आवाज उठाई, क्योंकि वे जानते थे कि हिंदी भाषा सारे भारत को एक सूत्र में बांध सकती है, हमारी राष्ट्रीय भावना को प्रबल बनाकर अंग्रेजों से लड़ने की शक्ति दे सकती है। हिंदी ने यह कार्य किया भी खूब। राष्ट्रीय आंदोलन की संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रचार और प्रसार सारे भारत में हो गया। इसी के परिणाम स्वरूप हिंदी में प्रांतीय भाषाओं के शब्दों की बहुलता हो गई। हिंदी सभी प्रांतों के लोगों को अपनी लगने लगी। इस काल में गांधीवाद एवं राष्ट्रवाद से प्रभावित साहित्य की रचना हिंदी में सर्वाधिक हुई। इस युग के प्रसिद्ध राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की कविता भारत भारती से कुछ पंक्तियां देखिए। लीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग खट मेखला रत्नाकर है। नदियां प्रेम प्रवाह, फूल तारे मंडल हैं, बंदी जन खगवृंद, शेष फन सिंहासन है। करते अभिषेक पयोध हैं, बलिहारी इस वेश की। हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण सुगण, मूर्ति सर्वेश की। इस प्रकार हम देखते हैं कि द्विवेदी युग हिंदी गद्य की विभिन्न विधाओं के विकास में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन एवं महात्मा गांधी ने प्रेरक का कार्य किया। इस काल के साहित्य का उद्देश्य व्यापक जनसमूह को प्रभावित करना रहा है, अतः इस दौर का साहित्य आम जनता का साहित्य बन गया। इसे द्विवेदी जी जैसे भाषाविज्ञ ने परिष्कृत किया। इससे हिंदी को व्यापक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। सरस्वती पत्रिका के माध्यम से द्विवेदी जी ने हिंदी को परिष्कृत किया।
वहीं राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी ने हिंदी को प्रचारित और प्रसारित करके किया। इन दोनों विभूतियों को खड़ी बोली हिंदी के विकास स्तंभ के रूप में याद किया जाएगा। हिंदी का उत्कर्ष काल 1918 से 1947 तक। द्विवेदी युग की समाप्ति पर खड़ी बोली में एक स्थिरता आ गई। हिंदी व्याकरण के नियमों से अनुशासित होकर परिमार्जित हो गई। भाषा सभी दुर्बलताओं से मुक्त हो गई। द्विवेदी युग तक गद्य और पद्य के लिए अलग अलग युग के नामकरण की परंपरा नहीं रही। इसके बाद में काव्य कविता के लिए छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद नाम युग विशेष की काव्यगत विशेषता के आधार पर रखे गए। इस प्रकार गद्य के लिए किसी युग का नामकरण नहीं हुआ। अतः द्विवेदी युग के उपरांत खड़ी बोली हिंदी गद्य के युग को उत्कर्ष काल कह सकते हैं। हिंदी गद्य का यह काल बहुत विस्तृत है, विधाओं के रूप में और काल के रूप में। इसकी समय सीमा को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से स्वतंत्रता प्राप्ति तक मान सकते हैं। इसके बाद के गद्य साहित्य स्वतंत्रोत्तर हिंदी गद्य साहित्य नाम दिया जा सकता है। उत्कर्ष काल में कहानी और उपन्यास साहित्य में प्रेमचंद का प्रमुख स्थान है। प्रेमचंद ने अपना लेखन उर्दू से प्रारंभ किया, किंतु अपनी राष्ट्रभाषा से प्रेम के कारण हिंदी में लिखने लगे। प्रेमचंद अपनी कहानियों और उपन्यासों में आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं। इन्हीं के समकालीन कहानीकार जयशंकर प्रसाद की भाषा संस्कृत निष्ठ रही है। इन दोनों कथाकारों को अपनी भाषा शैली के कारण स्कूल का दर्जा प्राप्त है। इनके बाद के कथाकार या तो प्रेमचंद स्कूल के कहलाए या जयशंकर प्रसाद स्कूल के कहानीकार कहलाए। इस प्रकार कहानी में प्रेमचंद की परंपरा को विशंभरनाथ शर्मा, कौशिक, सुदर्शन, यशपाल, भगवती प्रसाद वाजपेयी और जयशंकर प्रसाद की परंपरा को चंडी प्रसाद हृदयदेश और राधिकारमन सिंह जैसे लेखकों ने आगे बढ़ाया। निबंध के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी विशिष्ट भाषा शैली से नए मानक स्थापित किए। इनकी भाषा की विशेषताएं अभिव्यक्ति की मौलिकता और प्रौढ़ता, विचारों की गहनता, हास्य व्यंग का पुट, अवसर अनुकूल वाक्य रचना आदि है। आपने निबंध लेखन में व्यास शैली को अपनाया, जिसमें किसी विषय को प्रश्न के द्वारा उठाया जाता है, जैसे प्रेम क्या है, देश प्रेम क्या है आदि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परंपरा को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और विद्यानिवास मिश्र जैसे निबंधकारों ने आगे बढ़ाया। इन सभी के अतिरिक्त जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद्र जोशी, हीरानंद, सच्चिदानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, अमृतलाल नागर, रांगेय राघव, वृंदावन लाल वर्मा आदि ने भी हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिंदी के उत्कर्ष काल में छायावादी कविता का काल 1918 से 1936 ईस्वी तक माना जाता है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी कविता के चार स्तंभ कहलाते हैं। यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको प्लीज़ लिख लीजिएगा कहीं। इस युग की भाषा में व्याकरणिक स्थिरता दिखाई देती है। हिंदी के शब्द भंडार को विकसित करने के लिए संस्कृत के उपसर्ग एवं प्रत्यय से नए नए शब्दों का निर्माण हुआ। उदाहरण के लिए छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा का गीत प्रस्तुत है। द्रगों में सोते हैं अज्ञात, निदागों के दिन पावस रात, सुधा का मधु हाला का राग, व्यथा के गन अतृप्ति की आग, छिपे मानस में पवि नवगीत, निमिष की गति निर्झर के गीत। छायावादी कविता के बाद हिंदी में प्रगतिवाद कविता और प्रयोगवादी कविता का दौर आया। प्रगतिवाद कविता आंदोलन से हिंदी में आंचलिक शब्दों का पुनः प्रवेश होता है। भारतेंदु और द्विवेदी युग के समान आम बोलचाल की भाषा को अपनाया गया। इस युग की भाषा ओजपूर्ण है। इसमें विद्रोह, संघर्ष और असंतोष के भावों की अभिव्यक्ति की गई है। इस दौर के कवियों में निराला, रामधारी सिंह दिनकर, भगवती चरण वर्मा, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, विशंभरनाथ, कौशिक, शिव मंगल सिंह सुमन, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल, अंचल, नागार्जुन आदि का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का आरंभ हीरानंद, सच्चिदानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय ने किया।
आपने सन 1943 में 7 प्रमुख कवियों की कविताओं का संग्रह तार सप्तक प्रकाशित करके इसका आरंभ किया। इसके बाद भी अज्ञेय ने दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक का भी प्रकाशन किया। इस आंदोलन में अज्ञेय, गजानन, माधव मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता आदि प्रमुख कवि हैं। इस दौर की कविता की भाषा साधारण पाठक के लिए कठिन साबित हुई। इसमें सरल शब्दों का प्रयोग होते हुए भी कविता का भाव उलझा हुआ है, जिससे यह कविता आम जनता को समझ नहीं आई। कवियों ने नएपन के लिए मुक्त छंद को अपनाया, नए प्रतीकों का प्रयोग किया। कवियों के इन्हीं प्रयोगों से कविता की भाषा नीरस हो गई। कवि अज्ञेय की कविता की कुछ पंक्तियां प्रस्तुत हैं। वह चुकी हवाएं चेत की, कट गए फूले हमारे खेत की, कोठरी में ली बढ़ाकर दीप की, गिन रहा होगा महाजन सेंत की। इस प्रकार हमने देखा कि हिंदी का उत्कर्ष काल विविधताओं का काल रहा है। इससे गद्य की विविध शैलियां विकसित हुई। वहीं कविता की भाषा के नए रूप देखने को मिलते हैं। स्वतंत्रता के बाद हिंदी की समृद्धि। स्वतंत्रता के बाद हिंदी एक समर्थ साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। भाषा और साहित्य के स्तर पर यह विश्व स्तरीय भाषा बन गई। स्वतंत्रता के उपरांत हिंदी में कविता के मुकाबले गद्य की विधाओं का विकास अधिक हुआ। अतः इस काल को गद्य का काल भी कहा जाता है। 15 अगस्त 1947 के बाद भारतीय जनता ने खुली हवा में सांस ली। आपने अपने देश का शासन चलाने के लिए भारतीय संविधान बनाया। संविधान बना 1949 में, परंतु लागू हुआ 28 जनवरी 1950 को। क्या ये सही है? कमेंट कीजिएगा। इसके अनुसार भारत अब प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। आज़ादी के समय की राजभाषा अंग्रेजी थी। संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। अंग्रेजी को भी 15 वर्षों तक सह राजभाषा बने रहने दिया। इसकी अवधि बढ़ती गई और आज तक अंग्रेजी हिंदी के साथ राजकाल की भाषा बनी हुई है। हिंदी भारत संघ की राजभाषा भी है और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान आदि राज्यों की राजभाषा भी है। खड़ी बोली हिंदी का व्यवहार संपूर्ण भारत में हो रहा है। भारत के बाहर जहां भारतीय जाकर बस गए, वहां भी यह भाषा बोली, पढ़ी और समझी जाती है। भारत के लगभग 200 विश्वविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर हिंदी को पढ़ाया जाता है। संपूर्ण भारत में हिंदी में साहित्य रचना की जा रही है। अहिंदी भाषी और हिंदी का विरोध करने वाले प्रांतों के निवासी भी अब हिंदी को अपना रहे हैं। आज़ादी के बाद हिंदी को प्रचारित, प्रसारित और लोकप्रिय बनाने में हिंदी फिल्मों और गीतों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी सिनेमा की पहुंच देश के हर प्रांत तक है। इनको सामान्य भाषा ज्ञान रखने वाले व्यक्ति भी समझ सकता है। उनके पश्चिम गीत तो भारतीय के कंठों के हार बन गए। भारत के पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण सभी क्षेत्रों में हिंदी फिल्मों के चाहने वाले मिल जाएंगे। फिल्मों के माध्यम से करोड़ों लोगों ने हिंदी सीखी। जो कार्य सरकार नहीं कर सकी, उसे हिंदी फिल्मों ने 60 सालों में कर दिखाया है। आज की हिंदी के अखिल भारतीय स्तर पर 2 रूप दिखाई देते हैं। पहला, हिंदी का अंतर प्रांतीय संपर्क भाषा का रूप, जैसे कलकतिया हिंदी, बम्बईया हिंदी, दिल्ली की हिंदी आदि। हिंदी के इतने रूपों का होना हिंदी के लिए कमजोरी की बात न होकर उसे प्रगति एवं समृद्धि का प्रमाण है। हिंदी भाषा का दूसरा रूप साहित्यिक रूप है। यह सारे भारत में समान रूप से व्यवहार में लिया जाता है। हिंदी में लिखने वाले साहित्यकार संपूर्ण भारत में फैले हुए हैं। आज़ादी के बाद हिंदी भारत की सीमा के बाहर भी प्रचारित और प्रसारित हुई है। दुनिया के 50 देशों में हिंदी का पठन पाठन हो रहा है। हिंदी को प्रचारित करने के लिए 8 विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन जुलाई 2007 में न्यूयॉर्क में संपन्न हुआ है। इस सम्मेलन में हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यालयों की मान्यता प्राप्त भाषा बनने का प्रस्ताव पारित किया है। अतः हिंदी अब भारत की राजभाषा, जनभाषा और संपर्क भाषा से विश्व भाषा बनने की ओर अग्रसित हो गई है। सारांश: इस इकाई में हमने हिंदी भाषा के 1000 वर्षों के इतिहास को समझा। अपभ्रंश से निकलकर एक समृद्ध भाषा बनने के सफर को हमने 3 कालों के माध्यम से अध्ययन किया।
हिंदी का प्रारंभिक काल या आदिकाल 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक माना गया है। इसी अवधि में हिंदी को अपने रूप के निर्माण में सर्वाधिक संघर्ष करना पड़ा। इस समय डिंगल और पिंगल जैसे अनेक रूप विकसित हुए। हिंदी का मध्यकाल 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक माना गया है। इसी काल में हिंदी की विविध बोलियों का विकास हुआ। इस काल में साहित्य, ब्रजभाषा, अवधी और खड़ी बोली आदि में हुई। खड़ी बोली गद्य का आरंभ इसी काल में हुआ। हिंदी का आधुनिक काल 19वीं शताब्दी से शुरू होता है। इसी समय ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली में साहित्य रचना हुई। इस युग में गद्य की विविध विधाओं का विकास हुआ। 20वीं शताब्दी में खड़ी बोली गद्य और पद्य दोनों की भाषा बनी। हिंदी के विकास में अंग्रेजों ने, ईसाइयों ने, ब्रह्म समाजियों ने और आर्य समाजियों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खड़ी बोली हिंदी को विकसित करने में 19वीं शताब्दी के 4 लेखकों लल्लूलाल, सदा सुखलाल, सदल मिश्र और इंशा अल्लाह खां का विशिष्ट योगदान है। भारतेंदु हरिश्चंद्र और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी के प्रचार प्रसार, योगदान, परिष्कार और अनुशासनबद्ध करने में विशिष्ट योगदान दिया। इन्हीं के प्रयासों से खड़ी बोली एक व्यवस्थित मानक रूप ग्रहण कर सकी। इनके बाद प्रेमचंद प्रसाद, अमृतलाल नागर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विद्यानिवास मिश्र, सुमित्रानंदन पंत, निराला आदि कवि और लेखकों ने हिंदी के साहित्यिक भंडार को समृद्ध किया। आदि के उपरांत हिंदी राजभाषा का सम्मान प्राप्त करती है। सारे देश में बोली, समझी व पढ़ी जाने लगी है। विपुल मात्रा में साहित्य लिखा गया। विशेष तौर पर गद्य की विधाएं खूब फली फूली। आज़ादी के बाद हिंदी के विकास के लिए जो कार्य सरकारी स्तर पर नहीं हो सका, उसको हिंदी प्रेम जनता ने कर लिया। हिंदी को भारत की सीमा से बाहर सारे विश्व में प्रसारित कर दिया। हिंदी को लोकप्रिय बनाने में हिंदी सिनेमा का योगदान भी अभूतपूर्व है। वर्तमान में हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त भाषा बनाने के लिए प्रयास शुरू हो चुके हैं। अब हम इसकी शब्दावली देखते हैं। आदिकालीन हिंदी की शब्दावली: जिम, चहुद, चौदह, बसई, सरिसऊ, गरव्यू, बरस, चहु, हिय, तपी, निसी। मध्यकालीन हिंदी की शब्दावली: बसही, पंखी एके, लुक्का, ठी, हाजिर नाजिर, दुश्मन उगाड़ो, दीनानाथ बैठिया। आधुनिक हिंदी की शब्दावली: भया, करनिहारा, सुनी, पाई, पाठशाला, इत्मिमाम, इहतिमाम, मदद, भूषण, ब्रह्मचर्याश्रम, यथावत, मुखचंद्र, चंद्रानन, मूर्खता, तुच्छता, परिधान, मुकुट, मेखला, वे, प, सर्वेश, दृग, नीरदाग, सुधा, मधु, निमिज, निर्जर, अतृप्ति। इससे संबंधित ग्रंथ हैं: हिंदी भाषा डॉक्टर हरदेव बिहारी, हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नागेंद्र, हिंदी भाषा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य डॉक्टर रामकिशोर शर्मा, हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। बोध प्रश्न: सही कथनों पर सही और गलत कथनों पर गलत लिखिए। पहला, हिंदी भाषा का आदिकाल 1000 ईस्वी से माना जाता है। आपको याद हो तो हमने यही सेम क्वेश्चंस हमारी 1 वीक से पढ़े थे। हिंदी भाषा का आदिकाल 1000 ईस्वी से माना जाता है, यह कथन सही है। प्रश्न 2 है, अमीर खुसरो अपने समय के लोकप्रिय जनकवि थे। अमीर खुसरो अपने समय के लोकप्रिय जनकवि थे, यह कथन भी सही है। खड़ी बोली के विकास में ईसाई मिशनरियों ने अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका निभाई, यह कथन सही है। उर्दू का विकास भारत से बाहर हुआ है, यह कथन गलत है। भारतेंदु हरिश्चंद्र खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं, यह कथन गलत है। भारत की स्वतंत्रता के समय हिंदी भारत की राजभाषा थी, यह कथन भी गलत है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मुसलमानों ने अपनी राजभाषा फारसी को बनाया था। कबीर की भाषा सतुखड़ी भाषा कही जाती है। फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक रिक्त स्थान थे। जॉन ग्रिलक्राइट्स थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सन 1903 से
सरस्वती पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया। भारतेंदु युग का समय रिक्त स्थान था। भारतेंदु युग का समय 1850 से 1900 तक था। मिलान कीजिए। चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो, दलपति विजय खुमान रासो, गोरखनाथ गोरखवाणी, स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश, लल्लूलाल सुख सागर, सदा सुखलाल। व इनके आंसर आगे देख लेंगे। सही उत्तर को चुनिए। हिंदी की संस्कृत निष्ठ शैली के समर्थक कौन थे? राजा लक्ष्मण सिंह। चंद छंद वर्णन की महिमा किस भाषा की रचना है? खड़ी बोली। भाषा योग वासिष्ठ की सदी की रचना है। अठारहवीं। पद्य पुराण के लेखक कौन हैं? अ. दौलत राम। बनारस अखबार काशी से किसने निकाला? शिव प्रसाद सितारे। इनके उत्तर यहाँ दिए गए हैं। ये आपके अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो मैं एक बार इनको पढ़ लेती हूँ, फिर आप इनके उत्तर देख लीजिएगा। हिंदी भाषा के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज के योगदान को स्पष्ट कीजिए। ये हमने पीछे पढ़ा था। खड़ी बोली हिंदी के विकास में 19वीं शताब्दी की पत्र पत्रिकाओं के योगदान को रेखांकित कीजिए। हिंदी के विकास में भक्ति आंदोलन की भूमिका की विवेचना कीजिए। हिंदी शब्द के उद्भव एवं विकास को स्पष्ट कीजिए। संक्षेप में टिप्पणी करनी है भाखा, हिंदवी, दक्षिणी, उर्दू व खड़ी बोली पर। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको इससे कुछ हेल्प मिली हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और अगर इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत हो तो भी कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं सुधार की पूरी कोशिश कर सकूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं 1 वीक के वीडियो लाऊं तो मैं 1 वीक का वीडियो लेके आऊँगी।